हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले थ्योरी, देन क्वेश्चंस। जो बच जाएगा उसको क्वेश्चन के थ्रू हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जो इसके स्रोत हैं जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वो है पिनाकल और लूसेंट और नवीन सर के नोट्स हैं। सो इसमें जो रहेगा एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ये वीडियो रहेगा 30-35 मिनट के अराउंड रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में जो है इसकी परिभाषा क्या है या इसमें क्या क्या हुआ था। हरित क्रांति वह क्रांति है जिसमें उच्च उपज वाले उच्च उपज वाले किस्मों, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक कृषि तकनीकों एवं उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन से तेज वृद्धि हुई थी। ये जो हरित क्रांति हुई थी ये 1966 से 67 के बीच हुई। इस तत्कालीन पीएम थी यहाँ पे इंदिरा गांधी जी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें मेन फोकस किया गया था गेहूं और धान के लिए। विश्व में जो इसके जनक हैं वे हैं नॉर्मन बोरलॉग। उनको 1970 में नोबेल अवार्ड मिला था और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। सो अब देन इसके आगे हम करते हैं। हाँ, ये जो एग्रीकल्चर टाइप हैं वो हैं, सेट क्यों नहीं हो रहा ये। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर जो टाइप हैं इसके, ये हैं निर्वाह कृषि और रासायनिक कृषि। बिक्री के लिए है जो निर्वाह कृषि वो अपनी ज़रूरतों के लिए किया जाता है, और जो व्यावसायिक कृषि है वो बिक्री के लिए किया जाता है। रासायनिक जो व्यावसायिक कृषि है वो बिक्री के लिए किया जाता है। बागान कृषि है, एक फसल है जिसमें बड़ा क्षेत्र होता है। बागवान जैसे फल वगैरह हैं या सब्जियां वगैरह इसी में आती हैं। मिश्रित कृषि में फसलें की जाती हैं और पशुपालन भी किया जाता है। चारागाह इसी में भी आता है, इसी में ही आता है। शुष्क कृषि, इसमें कम वर्षा होती है। आर्द्र सिंचित कृषि, अधिक पानी की ज़रूरत होती है इसमें। स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि। सो देन इसके आगे पढ़ते हैं। और ये जो खेती हैं, हाँ, जो में ये इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं और ये जीएस में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी रीजनिंग में मिलान करने के लिए आ जाते हैं। सो इसमें जो है मोरिकल्चर शहतूत के लिए है। शहतूत खेती के लिए होती है। हॉर्टिकल्चर होता है जो सब्जियां और फल उगाए जाते हैं जहाँ। एविकल्चर जहाँ पक्षियों से रिलेटेड खेती की जाती है। एपीकल्चर मधुमक्खियों की खेती के लिए की जाती है। पीसीकल्चर मछलियों की खेती के लिए की जाती है। और सिल्वीकल्चर चारा फसलें की जाती है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती करी जाती है। विटीकल्चर अंगूर की खेती करी जाती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम आगे कर लेंगे। जो फिर आता है जनगणना। जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी कराई जाती है। तो इसमें जो है 11वीं जनगणना हुई थी 2021 और 22 में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे किया जाता है। इसका उद्देश्य तो किसानों की आय को बढ़ाना, छोटे किसानों को संगठित करना और उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना उन्हें। कृषि जनगणना भारत में 1970 और 71 से कृषि मंत्रालय द्वारा कराई जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा कराई जा रही है और ये जो है हर 5 वर्ष में होगा। अभी जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में ये 1970 और 71 में हुई थी, तब से अब तक होती आ रही। ये जो 2021 और 22 में हुई थी 11वीं जनगणना हुई थी। कराता कौन है इसे? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कराता है। इसका आधार क्या होता है? वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, WCO शॉर्ट में रहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कृषि फसलें कितने टाइप में करी जाते हैं? जैसे जायद फसलें, जो फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, मई जून में काटी जाती हैं, जून जुलाई में काटी जाती हैं। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, करेला,
कद्दू आदि। या इसके पैरेलल ही जो सब्जियां आप देखते हो रोज़मर्रा वो इसी में आती हैं। इसके साथ जब तरबूज आ रहे हो मार्केट में, खरबूजा आ रहे हैं, ककड़ी आ रहे हैं, उसी के टाइम में जो भी फसलें उगाई जा रही होंगी वो जायद में आएंगी, जायद फसलों में आएंगी। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसे कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे धान हो गया, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ। या इसी के पैरेलल में जो भी फसलें बोई जाएंगी वो रबी की फसलों में ही काउंट करी जाती हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम गेहूं के बारे में पढ़ लेते हैं। गेहूं क्या है? जैसे गेहूं जो भारत है सेकेंड नंबर में आता है वर्ल्ड में, और जो चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। मतलब कि चाइना में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है और भारत में चाइना से कम उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पर भारत में होता है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर होता है। फिर पढ़ते हैं हाँ, जो ये गेहूँ है किस मिट्टी में उगता है? ये गेहूँ ना दोमट और चिकनी मिट्टी में उगता है। एक सेकंड रुकना। जो गेहूँ है दोमट और चिकनी मिट्टी में अच्छा होता है। इसका जो क्षेत्र है वो गंगा सतलज क्षेत्र है। जैसे बिहार यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश थोड़ा थोड़ा, और ये जो पंजाब, इन क्षेत्रों में गेहूँ अच्छा उत्पादन होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये दे रखे हैं। इसका अनुसंधान केंद्र है करनाल, हरियाणा में, जो कि पड़ता है। फिर हम पढ़ते हैं धान या चावल। चावल इसके लिए जो तापमान है वो उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होना चाहिए, मतलब अधिक बारिश होनी चाहिए। इसके लिए जो बढ़िया बेस्ट मृदा है या बेस्ट मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ सबसे अधिक उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर भारत। जैसा गेहूं में फर्स्ट नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर भारत, सेम चावल में चाइना फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर भारत। इसकी जो किस्में होती हैं जैसे औस, अमन, बोरो, सोनालिका, ये सभी चावल की किस्में हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये आता है सिंचाई। सिंचाई किन किन माध्यमों से करी जाती है? सिंचाई पहला है जो ड्रिप सिंचाई, या बूंद बूंद करके जो है पेड़ों में सीधा जड़ों में जाता है। फिर जो होते हैं फिर जो आता है ड्रिप सिंचाई मैंने बताया अभी। और फिर आता है सतही सिंचाई। सतही सिंचाई मतलब समतल ज़मीनों पर होती है, जो ज़मीनों से करी जाती है। जैसे नहरों से पानी को खेतों में ले जाना, नदियों से पानी को खेतों में ले जाना, या टेबल से ले जाना, या जो समरसेबल चलते हैं हमारे वहाँ उनसे ले जाना, या मशीनों से ले जाना, पंप सेट जिसको बोलते हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण की सहायता से भूमि पर बहता है। फिर आता है नहर सिंचाई। नहरों से पानी को खेतों तक पहुँचाना नाली के प्रयोग द्वारा। जैसे कोई भी एक बड़ी नहर है, उसे छोटी नाली करके खेतों में पहुंचा दिया जाता है, तो वो होती है नहर सिंचाई। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आता है कॉफ़ी। जैसा अभी हमने चावल गेहूं पढ़ा, वैसे ही कॉफ़ी पढ़ते हैं। कॉफ़ी में सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में बाबूदीन पहाड़ियों पर सर्वाधिक होता है। देन मालाबार पहाड़ियों में होता है, मालाबार क्षेत्र में होता है, नीलगिरी क्षेत्र में होता है। इसकी जो किस्में हैं जैसे हमने उसमें पढ़ा, अमन, बोरो, सोनालिका धान की किस्में हैं, वैसे ही यहाँ अरेबिका, रोबस्टा, एक्सेलेसा, लाइबेरिया, यमन इसकी किस्में हैं।
इसमें जो भारत है वो हमारा, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो है ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर है वियतनाम। भारत में बहुत ही कम मात्रा में कॉफ़ी उगाई जाती है। फिर हम आगे पढ़ते हैं क्रांतियाँ, यहाँ जो भी क्रांतियाँ हुई हमारे देश में, जैसे पढ़ते हैं हरित क्रांति, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि एम एस स्वामीनाथन इसके भारत में वो हैं, और एम एस स्वामीनाथन भारत में हैं। नॉर्मल बोरलॉग हैं जो वर्ल्ड में हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दूध डेयरी के लिए आया था। यहाँ पशुपालन करा जाता है, दूध उत्पादित होता है, व्यवसाय होता है। दूध फर्स्ट नंबर पर उत्पादन देश है भारत। जनक हैं इसके जो वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। नीली क्रांति झींगा मछली के लिए, झींगा के लिए नहीं है। अरुण और कृष्णन, अरुण कृष्णन हरिलाल चौधरी, ये हरिलाल चौधरी हैं, हरिलाल। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी शहद, इसके जो जनक हैं वह हैं निरपख तुताज। दूसरी फिर जो आगे आते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा से रिलेटेड है, इसकी जनक हैं जो इंदिरा गांधी जी हैं। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन के लिए है, इसके जनक हैं सैम पित्रोदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और गुलाबी क्रांति है झींगा, प्याज और जनिक। प्याज, इसके जनक हैं जो दुर्गेश पटेल हैं। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति जो है चमड़ा से रिलेटेड है, कोको से रिलेटेड है, इसके जो है हीरालाल चौधरी हैं। वो हरीलाल थे, हीरालाल। लाल क्रांति मांस टमाटर से रिलेटेड है, जनक हैं विशाल तिवारी। सो आगे पढ़ते हैं हम। आता है कपास। कपास एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल अभी हमने पढ़ा था। तापमान इसके लिए जो चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की चाहिए। यहाँ पे जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। कपास अधिकतर महाराष्ट्र में होता है, और ये इसको ना काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आते हैं गन्ना। गन्ना एक खरीफ फसल है। इसके लिए 21 सेंटीमीटर से 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। यहाँ जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए रहती है। ब्राज़ील है जो फर्स्ट नंबर पर है गन्ना उत्पादन में। भारत है सेकंड नंबर पे। भारत में भी महाराष्ट्र में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके माध्यम से जो भी हमारा टॉपिक रह गया, जो हम नहीं करा पाए इसमें, वो हम क्वेश्चन के थ्रू से कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। जैसे कि निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ है कि फलों को उगाना, फलों को उगाना, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, पोमीकल्चर। तो इसमें जो ऑप्शन है वह है पोमीकल्चर। पोमीकल्चर में फलों को उगाना होता है। और इसमें जो एपीकल्चर है वो है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। इसका मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर है जो वो आता है रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन के लिए आता है। फिर जो आता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर आता है मछली के लिए। और जो ये जो पोमी कल्चर है फलों के उगाने के लिए आता है। देन आगे पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि करी जाती है। तो इसमें शुष्क कृषि, कृतन और दहन कृषि, वेदिका कृषि, फंगी कृषि। इसमें जो ऑप्शन है वो है कृतन और दहन कृषि, कर्तन और दहन कृषि। और हम फिर आगे पढ़ते हैं। बोला गया है मिलान कीजिए, तो हम इसका मिलान कर लेते हैं। मिलान में बोला गया है ये जो झूमिंग खेती है वो आती है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। दाहिया जो है वो है मध्य प्रदेश से। पेंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश से। और ये कुमारी है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। देन हम आगे इसमें देख लेते हैं जो स्थानांतरण या झूम खेती। झूम खेती में होता है ना कि जो काटो और जलाओ कृषि, मतलब जो जैसे कोई फसल है उग गई
कट गई तो उसमें बचा रहता है। जैसे कहीं कहीं पर होता है कि फसलों को लास्ट में जला दिया जाता है और उनसे अनाज को निकालने के बाद उनसे फसल है जो काट ली जाती है, जो उनका वेस्ट पार्ट बचता है उसे जला दिया जाता है वहीं पर। सो आगे इसमें हम पढ़ते हैं फिर। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। हस्त सिंचाई, जैसे हाथों से छिड़काव किया जा रहा, या लेटरल मूव इरिगेशन, धीरे धीरे मिट्टी की कटाव से पानी में जा रहा हो जमीनों में, या छिड़काव तंत्र, मशीनों से छिड़काव किया जा रहा हो फसलों में, या ड्रिप सिंचाई। तो इसमें जो ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में होता है ना, बूंद बूंद करके पानी जड़ों की, पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों में जाता है। फिर हम आगे करते हैं। बोला गया है पश्चिम घाट में स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डैश के नाम से जाना जाता है। दाहिया, कुमारी, वाल्टर वाल्टरे, या कॉमन, या बिंगरा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कुमारी। कुमारी जो है पश्चिम घाट के क्षेत्रों में हुआ था। जैसे कुमारी, जैसे स्थानांतरित या झूम खेती, इनके नाम अलग अलग हैं, काम सब कहीं एक ही जैसे होता है। तो हम पढ़ते हैं जो दाहिया है, दाहिया सीजी या छत्तीसगढ़ में होता है, और जो एमपी में होता है, एमपी मध्य प्रदेश में होता है। वाल्टरे ये होता है राजस्थान में, और ये जो कॉमन बिंगरा आया ये उड़ीसा क्षेत्र में होता है, उड़ीसा क्षेत्र में, राजस्थान में, एमपी सीजी में। फिर हम आगे करते हैं। पूछा गया जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ इसको क्या नाम दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं। मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि, निर्वाह कृषि, वेदिका कृषि। तो इसका जो ऑप्शन है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि जहाँ सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं वहाँ ट्रक कृषि का भी कहा जाता है। जैसे मिश्रित कृषि में तो पशुपालन भी हो रहा हो और फसलें भी उगाई जा रही हों, वो आते हैं मिश्रित कृषि में। निर्वाह कृषि जो निर्वाह कर रहा हो, जैसे कुछ फसलें होती हैं जैसे सब्जियां हैं तो मनुष्य का सिर्फ उसे निर्वाह हो रहा होता है। सब्जी इसमें भी लिख लेते हो, सब्जी वेदिका कृषि। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई। तो अभी मैंने पहले ही पढ़ा था, रेशम, चाय, कॉफ़ी, इलायची। इसका जो ऑप्शन है वो है रेशम। रेशम बाबा बुदान पहाड़ियों में सर्वाधिक होता है, नीलगिरी क्षेत्र में होता है, नीलगिरी में होता है, और नीलगिरी क्षेत्र में होता है, कर्नाटक में होता है ये। फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। बोला गया है जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्जा देने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो कौन सा करा था? हरित क्रांति टिकट, फसल क्रांति के लिए, गेहूं क्रांति के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो ऑप्शन है वो है ग्रीन, गेहूं क्रांति। गेहूं क्रांति, गेहूं क्रांति। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या था। हाँ, इन्होंने जो पीएम इंदिरा गांधी जी हैं, इन्होंने अंडा या रजत क्रांति की जनक है ये, रजत क्रांति। बोला गया है डॉक्टर डी एस आठवल को भारत में डैश किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तिलहन, चावल, गेहूं, बाजरा। तो इनको जाना जाता है गेहूं के लिए। इनके बारे में क्या है, फिर ये बारे में क्या लिखना, आठवाल ने गेहूं क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो हम कुछ एक दो आदि और देख लेते जो कि हमने पहले पढ़ा, रिवीजन हो जाता है। नीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं अरुण और हरिलाल चौधरी। अरुण और
हरिलाल चौधरी, हरिलाल चौधरी। रजत क्रांति अभी मैंने पढ़ा, अंडा से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी जी। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है वो है रिलेटेड है सैम पित्रोदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया गया था, पूछा गया है ये, सैम पित्रोदा। फिर हम आगे पढ़ते हैं। जो चावल की किस्में कुछ रह गई थी उनको देख लेते हैं, चना की किस्में को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे एंड करते हैं क्लास को। बोला गया है देख लेते हैं इसमें जो चावल आता है, चावल, चावल की जो किस्में हैं वो हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा था, औस थी, औस, अमन, बोरो, औस, अमन, बोरो, सोनालिका। देखते हो ना ट्रैक्टर वगैरह के नाम लिखे रहते हैं, फसलों के नाम पर ही वो होते हैं, सोनालिका। और बोरो, बासमती, पूसा, बासमती भी आता है, बासमती चावल तो जानते ही होंगे सभी लोग, बासमती, पूसा। इसमें जो अननोन नाम है, जो जिन्हें हम नहीं जानते, वो है औस, अमन और सोनालिका। ये पूसा, बोरो, सोनालिका, बासमती, ये तो फैमिलियर वर्ड लगते हैं। फिर हम और जो चना से रिलेटेड है, चना। अब हम चना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था अभी। चना में जो है इसकी जो किस्में हैं वो हैं, एक तो आता है चाफा करके, चाफा। दूसरा आता है वारंगल, वारंगल, चाफा, वारंगल। और एक आता है N59, और एक आता है N31, ये हैं। और एक किसी में साथ ही गन्ना को हम देख लेते हैं, गन्ना की एक दो फसलें जो हैं, गन्ना, गन्ना की जो हैं COM7219, और ये COM7219 संजीवनी नाम है इसका, संजीवनी। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रही है क्योंकि हमारे पास उतने फैसिलिटीज़ नहीं कि हम अच्छे से कर पाए, तो हाथ से ही लिखते हैं इस पे। सो आगे हम देख लेते हैं। हाँ, अब जो जैसे एसएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं, हम भी करते हैं, उनको हम उसमें ना वोकैब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लास्ट के एक स्लाइड में कुछ, जैसे आज हम वन वर्ड पढ़ेंगे, वन वर्ड हैं कुछ, तो कल इडियम फ्रेज होंगे, साइनो एंटो होंगे, ऐसे करके हम कुछ कुछ कंप्लीट कर लेंगे हर वीडियो में। कहीं कभी 10 होंगे, कभी 5 होंगे, ऐसे करके होंगे, पर हर वीडियो में होंगे जब तक कि इसमें हम क्लासेस ज्योग्राफी की लेंगे उसमें करवाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है बोला गया, अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स, वह व्यक्ति जो जैसे मैप बनाता हो या मैप ड्रॉ करता हो, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है, मानचित्रकार। और फिर दूसरा है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो जैसे हमारे जिस टाइम हम तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम आप भी तैयारी कर रहे हो, तो हम सेम टाइम में कर रहे हैं, मतलब समकालीन कर रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी कर रहे हैं। दूसरा आता है सम नो लॉन्गर इन यूज़, ऑब्सोल्यूट, मतलब जो अप्रचलित हो, बहुत कम यूज़ किया जाता हो, अप्रचलित हो, बहुत कम यूज़ किया जा रहा हो, जो कभी कभी यूज़ होता हो। फिर बोला है जो वन हु इज़ नो एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो, जो कुछ भी उससे बचा ना हो जो वो ना जानता हो, उसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट या सर्वज्ञानी। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञानी है। जो बहुत कम प्रचलित है उसे हम
ऑब्सलीट बोलते हैं, कॉम समकालीन है कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं, कार्टोग्राफर है मानचित्रकार बोलते हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग एरर भी सीजीएल में तो आते हैं, एसएससी में आप पूछे जाते तो स्पेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर है जो एनिमल दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो जीव जमीन और वाटर दोनों जगहों पे रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर प्राणी जो जमीन में भी रह लें और पानी में भी रह ले उन्हें हम उभयचर कहते हैं। सो हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज ये क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।